नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका टुडे एमपी एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है मीडिया मिर्ची। मीडिया मिर्ची के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं पिछले लगभग 2 दशकों से भी अधिक समय से पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय, दैनिक भास्कर से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले और वर्तमान में सहारा समय न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर, ब्यूरो और एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने पत्रकारिता में ना तो डरना सीखा है ना ही झुकना। अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए उन्होंने बीना ही नहीं, जिला ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में पत्रकारिता को एक अलग सम्मान दिलाया है। बीना प्रेस क्लब के अध्यक्ष सत्यप्रकाश नायक जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है नायक जी आपका। धन्यवाद। नायक जी, चूँकि मीडिया मिर्ची हमारे इस कार्यक्रम का नाम है और हम चाहते हैं कि जैसा कि लोग मानते हैं कि मीडिया जब भी कुछ दिखाता है, कुछ लिखते हैं समाचार पत्र, तो उससे किसी ना किसी को कहीं ना कहीं एक चुभन, एक जलन महसूस होती है, मिर्ची लगती है। हालांकि आपकी पत्रकारिता जो रही है वह बड़ी ही एक अलग टाइप की पत्रकारिता रही है जिसमें आपने निष्पक्षता के साथ मुद्दों को उठाया है और निष्पक्षता से पत्रकारिता की है। तो हमारा आपसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि चूंकि आपकी जो पृष्ठभूमि है वो किसान पृष्ठभूमि है, कृषक परिवार से आप मान जाते हैं, फिर आपने पत्रकारिता को अपने करियर के रूप में क्यों चुना? जी भाई साहब, ये आपने सही कहा। मैं किसान परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे कॉलेज की पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी भेजा, जहाँ मैंने बीए में एडमिशन लिया और एडमिशन लेते लेते मैं पत्रकारिता में कैसे आया, ये भी एक अचानक से घटित कहानी हुई। मैं रविंद्र भवन में एक नाटक देख रहा था, जिन देख लाहौर देखा तिन पाया नहीं, ऐसा है उसका। तो मेरे सीट के जस्ट आगे बैठे थे पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष स्वर्गीय श्री श्याम कश्यप जी। तो ऐसा है उसमें एक दृश्य आया, तो मैंने उस पर कमेंट किया। तो कमेंट सुन के उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और बात की। तो उस ज़माने में एक प्रोफेसर कोई सेकंड ईयर के स्टूडेंट से बात करे बहुत बड़ा माना जाता था। तो बस बात हुई, धीरे धीरे उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं, मैंने कहा सेकंड ईयर में हूँ, क्या करोगे आगे, क्या प्लान है, मैंने कहा मैं तो पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ऐसा। अच्छा, इत्तेफाक देखिए आपकी उनका बच्चों से इतना स्नेह था कि जिस हॉस्टल में रह के वो पढ़े उसी हॉस्टल में मैं रहता था। तो उनका हॉस्टल आना जाना शुरू हो गया। वो दिल्ली से आए थे, कुलपति श्री शिव कुमार श्रीवास्तव जी, उन्होंने विशेष तौर पर बुलाया था सागर के पत्रकारिता विभाग को लेकर। धीरे धीरे उनका स्टूडेंटों से बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार था। धीरे धीरे इसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हुई, मैंने एमए सोशलॉजी में एडमिशन ले लिया। अचानक एक दिन फिर वो हॉस्टल आए, कहने लगे क्या कर रहे हो आगे, मैंने कहा मैंने तो एमए सोशलॉजी में एडमिशन ले लिया है। अच्छा, कहने लगे पत्रकारिता क्यों नहीं करती, मैंने कहा उसमें तो एंट्रेंस होता है, बहुत टफ एंट्रेंस होता है, दिल्ली लेवल से पेपर बन के आता है, केवल 28 सीटें हैं उसमें, मेरा तो होगा नहीं। उन्होंने कहा फॉर्म भरो, होगा, तैयारी करो। मैंने फॉर्म भरा, 4 बार डेट भरी, केवल 500 रुपये का फॉर्म होता था उस टाइम पे यूनिवर्सिटी पत्रकारिता इंट्रेंसिप का। एंट्रेंस हुआ और उसमें मेरा नाम 13वें नंबर पे आया और शुरुआत हो गई ऐसी अचानक से पढ़ाई लिखाई। ये भी एक अजीब दास्तां है कि आपने कैरियर को चुना नहीं, कैरियर ने आपको चुना। बिल्कुल, कैरियर ने नायक जी को चुन लिया। वो कैरियर भी चाहता था, पत्रकारिता चाहती थी कि नायक जी जैसे पत्रकार उस पत्रकारिता को चुने ताकि इस देश का, इस समाज का भला हो सके। नायक जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता जब आपने शुरू की और वर्तमान तक आपके क्या अनुभव रहे और आपको पत्रकारिता में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? राजेश जी, कठिनाइयाँ तो पत्रकार सभी को आती हैं। मुझे तो एकदम ऐसी कोई बड़ी नोटिस नहीं आ रहा है कि कोई बड़ी कठिनाई आई हो। थोड़ी बहुत कठिनाई आई हैं तो वो झेलती गई, निकलती गई। आप कोई उदाहरण देना चाहें आप, मतलब किस प्रकार के राजनीतिक कठिनाइयाँ? एक बार एक प्रशासन से बड़ी कठिनाई आई, मैं तारीख तो एकदम से आपको नहीं बता पा रहा हूँ। ये 2008 से 2010 के बीच की बात है। खुरई के पास एक गांव है जंगल का, कनेरा गौड़। तो कनेरा गौड़ गांव में क्या हुआ, आदिवासी इकट्ठे हो गए एकता परिषद के उसमें। उन्होंने 2-3 दिन अपना सम्मेलन किया, ये सब किया। और कलेक्टर साहब थे उस टाइम पर शिवशेखर शुक्ला और एसपी थे केपी खरे। तो दूसरे दिन सारे मीडिया में छपा कि सागर में नक्सली।
अच्छा, मैंने एकता परिषद के बारे में पढ़ा था, सुब्बाराव जी के बारे में पढ़ा था, ये गांधीवादी संगठन है। तो मैंने दूसरे दिन जाके वहाँ रिपोर्टिंग की और इत्तेफाक से जब मैं और मेरे साथी थे शिवेंद्र शर्मा पीटी में, हम लोग गए तो एक महिला भाषण दे रही थी, उसका नाम है प्रेम रानी गौड़। वो भाषण दे रही थी, भैया जब तक माँ दूध नहीं पिलाती जब तक रो में, तो आदिवासियों से हम लोगों ने उसको बोलने की महिला का वो शूट किया, रिकॉर्ड करी, स्टेटमेंट लिया और खबर बनाई। तो हमारे चैनल के लोग जो एक्सपर्ट लोग बैठे थे वो कहने लगे आप कैसे कह रहे हैं ये नक्सली हैं। हमने कहा प्रशासन कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। ये आप जानते हो एकता परिषद के बारे में? हमने कहा हाँ जानते हैं। तो ये आपने स्क्रिप्ट में ऐसा क्यों लिखा कि सागर में नक्सली हो सकते हैं, कोई प्रूफ है आपके पास? हमने कहा नहीं, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है। उसके बाद उन्होंने रात में 8 बजे स्पेशल प्रोग्राम बनाया। जब अनिल माधव दवे जी हुआ करते थे, वो एकता परिषद के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, उनका फोन आया। पूरा प्रशासन दूसरे दिन हड़कंप मच गया कि इन्होंने राजद्रोह की धारा लगा के कई लोग आदिवासियों को अंदर कर दिया। तो कलेक्टर साहब ने हमें चमकाया। एसडीओपी थे संदीप मिश्रा उस टाइम पर, हमें बुलाया, कहने लगे कि आप सहारा ने आपको बढ़ाया, सहारा ही आपको मिटा देगा, आप जानते नहीं हो, आप पूरा मीडिया का खंडन कर रहे हो पूरी खबर का, और आपने ऐसे। हमने कहा देखा जाएगा, और हम उठ के आ गए। इस तरह की डराने की कई मामले। यदि आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दबाव हमेशा पत्रकारों पर बना रहता है। चलिए नायक जी, हुई कठिनाइयों की बात। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मुझे लगता है कि प्रदेश के जितने भी बड़े पत्रकार हैं, नामी ग्रामी पत्रकार हैं, सभी आपसे बहुत अच्छे तरह से परिचित हैं, और आपने अपनी एक अलग पत्रकारिता जगत में एक अलग पहचान बनाई है। तो मैं जानना चाहेंगे आपसे कि एक दशक पूर्व की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? अंतर तो ज़बरदस्त आया है राजेश जी। पहले अगर स्क्रॉल चल जाता था टीवी पे, तत्काल असर होता था, डीएम और एसपी तुरंत एक्शन लेते थे। अब वो बात नहीं रही। उसका कारण ये है कि अब जब कोई चीज़, जैसे अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो कीमत कम हो जाती है, तो पत्रकारिता में, यूट्यूब में, इसमें सब लोग आ गए तो सबको एक से उसमें गिनने लगे। इसलिए हमारी कई खबरों को तो ये माना जाता है, कह दे तो फेक है, फेक खबर है, एथेंटिक नहीं है। मतलब एक दशक पूर्व जो पत्रकारिता थी, वर्तमान पत्रकारिता, मतलब आप दोनों में किस पत्रकारिता को श्रेष्ठ मानेंगे? वो पत्रकारिता ज़्यादा अच्छी थी कि वर्तमान की पत्रकारिता ज़्यादा अच्छी? वो पत्रकारिता ज़्यादा थी, उसमें एक विश्वसनीयता थी, विश्वास संकट था, तो संकट नहीं था। ऐसा क्या हो गया कि अब पत्रकारिता में वो विश्वसनीयता नहीं रही और विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया? एकदम से जो ट्रेंड लोग नहीं हैं वो इस पैसे में आए, ग्लैमर देख के, जलवा देख के ट्रेंड लोग आए, झूठी खबरें, बिना तथ्य के खबरें, बिना उसके खबरें चलाई। तो धीरे धीरे ऐसा होता है। वो तो जब कोई एक चोर चोरी करते पकड़ा जाता है तो सारी चोरी उसी पे शो कर देती है पुलिस, अपने आप को सब उससे बचने के लिए। ऐसा इसमें हुआ कि अब कोई भी एक गलत खबर के कारण कह देते हैं कि नहीं वो तथ्यात्मक नहीं, वो सही नहीं, उसकी जाँच होगी फिर पता चलेगी। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि दरअसल जो एक दशक पूर्व की पत्रकारिता थी वह इसीलिए विश्वसनीय थी क्योंकि आज भी भीड़ बढ़ गई है पत्रकारों की। ये निश्चित रूप से मीडिया को मिर्ची लगने वाली बात हो सकती है जो आपने कही है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे नायक जी कि डिजिटल मीडिया, ये डिजिटल युग चल रहा है, बता रहे हैं कि मोबाइल में, इंटरनेट के माध्यम से, मतलब हर जगह जो असली न्यूज़ चैनल है, जो टीवी पे दिखने वाले न्यूज़ चैनल हैं, उनकी दर्शक संख्या, उनकी टीआरपी बहुत कम हो गई है, अखबार अब कम लिए जाने लगे, कम पढ़े जाने लगे हैं। डिजिटल मीडिया ने पूरी पत्रकारिता का संभाल लिया है स्वरूप। तो आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल मीडिया विश्वसनीय है? डिजिटल मीडिया विश्वसनीय है, लेकिन उसमें मोहर तभी लगती है जब वो खबर टीवी चैनल पर चल जाती है और अखबार में आ जाती है, क्योंकि अक्षर ही ब्रह्म होते हैं। कहीं आपको अगर उपयोग करना है तो आप कितनी भी डिजिटल चला लो, टीवी पे चला लो, लेकिन अगर आपके पास प्रिंट नहीं है, छपी हुई खबर नहीं है तो नहीं माना जाएगा। इसलिए सबका अपना अपना महत्व है। आप खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आते हैं और आप कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म होता है, छपा हुआ शब्द जीवित रहता है हमेशा। तो मतलब क्या आप अखबार लाइन की मतलब तारीफ कर रहे हैं या अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप बुराई कर रहे हैं? नहीं, बुराई नहीं, महत्व बता रहा मैं तो कि अखबार का ऐसा महत्व है। अब अखबार का अपना महत्व है कि आपको कहीं ले जाना है, उसको बता देते, विधानसभा में ले जाएंगे, सीडी थोड़ी ले जाएंगे कि सीडी कहाँ चला के दिखाएंगे। अखबार तो वो लहरा देते हैं विधानसभा में कि जे ऐसी ऐसी खबर विपक्ष के नेता, जे बेशक अंतर है। तो डिजिटल मीडिया अभी विश्वसनीयता नहीं अपनी हासिल कर, विश्वसनीयता अभी हासिल नहीं कर पा रहा, अभी और समय लगेगा।
अजय नायक जी, आपकी पत्रकारिता में देखा गया है कि आपकी जो पत्रकारिता है वो आज की पत्रकारिता की तरह पीठ पत्रकारिता नहीं रही है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं भी पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता से जुड़ा हूँ, और लेकिन अभी कुछ समय पहले देखने में आया है कि जो नेता हैं, राजनीतिक लोग हैं या सरकारें हैं, वो पत्रकारों को उस रूप में नहीं देख पाती हैं जो, या वो सम्मान नहीं दे पाती हैं जो सम्मान उन्हें दिया जाना चाहिए। इसका क्या कारण है? अब एक नया ट्रेंड आया है राजेश जी, जो मैंने महसूस किया है कि अब नेता और अधिकारी दोनों मिलकर हो गए हैं एक। पहले कार्यपालिका और विधायिका डिफरेंस रहते थे, मर्यादा रहती थी, एक दूसरे का डर रहता था, पत्रकार दोनों की खबर लेता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि दोनों ने मिलके गठजोड़ कर लिया तगड़ा। कितना भी बड़ा IAS हो, लेकिन जब पोस्टिंग के लिए वो विधायक के पीछे हाथ बांधे घूमता है। तो पिछले 10 साल में ब्यूरोक्रेसी और विधायिका में जो गठजोड़ हुआ है, जो बड़े बड़े मामले एकदम से उठे दबे गिरे, उनका ये कारण है। इसलिए वो दोनों नहीं चाहते हैं कि पत्रकार सक्षम हों, सबल हों, खबर निकालें, हमारी आलोचना करें। तो इसलिए दोनों ही सोचते हैं कि दूर हो। वो एक मिल के हो गए 11। अब पत्रकार बचा एक, वो क्या करेगा? ये बात आपने बहुत सही कही, और ये बात भी मैं बता रहा हूँ कि मिर्ची लगने वाली बात है, ये मीडिया की मिर्ची लगने वाली बात है कि नेता और ब्यूरोक्रेसी, राजनीतिक लोग, विधायिका और कार्यपालिका एक हो गई है, और ये लोग पत्रकारों को नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं। तो अब इस दिशा में पत्रकारों को ऐसा क्या करना चाहिए कि इन लोगों के गठजोड़ से वो दबे नहीं, डरे? इसका तो सरल उपाय है, कोई कितना भी बड़ा गठजोड़ बना ले, लेकिन जब उसके कामों की खुलासा होता है तो वो सब हो जाता है। तो जितनी तेज़ी से सोशल मीडिया पे इसके खुलासे होंगे, पत्रकार एक्टिव होंगे, पढ़े लिखे होंगे, ट्रेंड होंगे, मेहनती होंगे, तो एक गठजोड़ को धराशायी होने में देर नहीं लगेगी। मतलब कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं खोजी पत्रकारिता भी अब शुरू हो जाना चाहिए? खोजी पत्रकारिता शुरू होना बहुत ज़रूरी है। अब तो केवल कार्यक्रम आधारित अखबारों में जरूरी है, वो मजबूरी है, क्योंकि सरकारें पहले जैसा संरक्षण नहीं कर रही हैं पत्रकारों का, चाहे वो विज्ञापन के मामले में, चाहे वो कागज़ के मामले में, चाहे स्याही के मामले में। आपने विज्ञापन की बात करी, निश्चित रूप से अभी कुछ दिन पहले एक बैठक में एक ऐसी चर्चा आई कि एक पत्रकार ने कहा SDM से कि विज्ञापन, तो उन्होंने कहा कि नहीं, विज्ञापन ऊपर से लगते हैं। तो जो लोकल क्षेत्र के लोग हैं, जो लोकल की पत्रकारिता करते हैं, उनके बढ़ाने के लिए आपके नज़रिए से सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को कुछ नहीं, लोकल स्तर पे जैसे होता था पहले, नगर पालिकाएँ होती थी, जनपद होती थी, साल में 4 त्यौहार आते थे केवल, उन 4 त्योहारों से उसका अपना छोटा मझोला अखबार चलता रहता था। जनप्रतिनिधि, अधिकारी, दोनों से उसको विज्ञापन मिलता था। लेकिन फिर क्या हुआ, विज्ञापन देने वाले भी परेशान हो गए, फिर वही बात भीड़ की आ गई। उससे बचने के लिए उन्होंने दूसरे रास्ते निकाल लिए, इसलिए आज इस तरह की दिक्कत हो रही है। सरकार उसको कोशिश करे अगर, तो वो जो ट्रेंड लोग हैं उनको खोजबीन करके वो निश्चित रूप से एक प्लान बना के, चौथा स्तंभ जो कहते हैं, उसका सही दर्जा करके, उसका पोषण करके, उसका संरक्षण करके करे, तो फिर उसी रूप में आ जाएगा। कहीं ना कहीं नायक जी, एक बात निकल के हर जगह, जब भी मैंने मीडिया मिर्ची के माध्यम से अन्य पत्रकारों से बात की, आपसे बात की, एक बात निकल के आ रही है कि मीडिया में भीड़ तंत्र आ गया है, जो गैर अनुभवी लोग आ गए हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए जो पत्रकार हैं, जैसे कहा जाने लगा है आजकल प्रशासन में जाते वो बोलते हैं कि फर्जी पत्रकार हैं, तो ये फर्जी पत्रकार, असली पत्रकार, इसका आप क्या निदान देखते हैं? आपके नज़रिए से क्या निदान है कि सभी पत्रकार असली पत्रकार हैं? वो निदान की कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। शासन के पास इतना बड़ा अपना एजेंसी है, इतना बड़ा सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, सारे लोग हैं, सबको पता है आप जहाँ से आओ तो जिस संस्थान के उसका आपका लेटर जमा है जनसंपर्क में सब। ये तो आपको ट्रेस नहीं करना है, आपको सबल नहीं होने देना है, इसलिए फर्जी लोगों का बहाना बनाकर आप उससे बचते हो। मतलब फर्जी लोगों की भीड़ बढ़ा के असली पत्रकारों को दबाने का बिल्कुल एक प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। सोचा समझा हुआ बंद कमरे के अंदर का प्लान। हाँ, वो चाहे तो जनसंपर्क विभाग चाहे तो सबका PRO मंगा ले कि आप हो पत्रकार नहीं हो, ये चीज होना चाहिए स्वतंत्र पत्रकार। ये जनसंपर्क विभाग के लिए मिर्ची लगने वाली बात है आज की मीडिया मिर्ची में। मैं आपसे एक और जानकारी लेना चाहूँगा नायक जी कि पत्रकारों की सीमा, पत्रकारों की आचार संहिता क्या होना चाहिए, जबकि आज के दौर में देखा है कुछ पत्रकार किसी एक राजनीतिक दल के पोषक होते हैं, कुछ पत्रकार दूसरे राजनीतिक दल के पोषक होते हैं, और राजनीति भी वो करते हैं, पत्रकारिता भी करते हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में जो निष्पक्ष पत्रकारिता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हम बात वही है कि जब आप हर जगह जैक बनोगे, जैक आप ऑल थिंग मास्टर आप नथिंग, आप किसी सब्जेक्ट के मास्टर नहीं, हर जगह जैक लगोगे तो आपकी कैसी इमेज बनेगी कि आप तो जैक कहीं भी लग जाते हैं। पत्रकारों को विशेष रहना चाहिए, हर विषय का जानकार, हर काम करना चाहिए, लेकिन अपनी कर्मभूमि, अपने कार्य क्षेत्र में उसका एक मर्यादित जीवन रहे। तो आप मतलब चाहते हैं कि कोई आचार संहिता तय होना चाहिए। प्रेस परिषद जो संस्था है, शासकीय संस्था है, उसमें पत्रकारों की आचार संहिता का उल्लेख किया गया है, मैंने पढ़ा है। तो क्या वो आचार संहिता सभी पत्रकारों पर लागू नहीं हो सकती? तो देखो, प्रेस लॉ है, आचार संहिता है, व्यक्तिगत जीवन की खबरों को रोकने का है, सब कुछ है। वो तो व्यक्ति को अपने आप व्यवस्था बनानी है। किस चीज़ के कारण उसकी गरिमा कम होगी वो काम नहीं करना है, केवल इतनी सी आचार संहिता है। ये बात सही है कि हमें खुद अपने आप में झांकना पड़ेगा और अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे अंतिम 2 प्रश्न और हैं आपसे कि लोकल पत्रकारिता में जो सोशल मीडिया भी आ रही है, पत्रकार भी है, साथ में सोशल मीडिया सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो इन सब चीज़ों को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये होना चाहिए या पत्रकार से पत्रकारिता करें, सोशल मीडिया वाला केवल सोशल मीडिया करें? अब देखो, कोई हाथ तो किसी का बांध नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। सोशल मीडिया वर्तमान आधुनिक युग में आपके हाथ में मोबाइल है, तो वो जो कर रहा है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, मुद्दों पे बात कर रहा है, वो किस तरह से लॉबिंग कर रहा है, उसके पीछे कौन है, उसकी विचारधारा क्या है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें खोजबीन की हैं। लेकिन वो जो कर रहा है उस पर शासन की नज़र है, सबकी नज़र है। पत्रकार सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेगा तो क्या करेगा? कोई बड़ा मुद्दा है, कुछ है, वो तो प्लेटफॉर्म है, तो अपनी खबर उस पर डालेगा। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अखबार और न्यूज़ चैनल के अलावा सोशल मीडिया भी पत्रकार के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्कुल है, उपलब्ध कराता है ताकि वो जनता तक पहुंच सके, राजनीतिकों तक पहुंच सके। आपसे हमारा अगला प्रश्न है कि पत्रकारों पर जो मारपीट और उनके शोषण से संबंधित जो प्रकरण अक्सर देखने में मिलते हैं, जैसे कि आपके साथ भी एक ऐसी घटना मतलब हो चुकी है, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो जैसे आपका मकान को लेके गलत तरीके से मतलब उसके लिए वो किया गया, हैरेसमेंट आपका किया गया ताकि आप दब जाएं, क्योंकि आप दबते नहीं हैं। आपकी खास बात यही है, आप किसी के आगे झुकते नहीं हैं और आपको झुकाने के लिए प्रयास किए गए या इस तरह के और भी पत्रकारों के साथ किए गए। तो इन सब चीज़ों का विरोध किस तरीके से पत्रकारों को करना चाहिए? ये जो खुरई रोड की बात कर रहे हैं आप, अगर थोड़ा सा समय दें तो मैं इसको जी हाँ पूरे से। ये तो चूँकि मैं खुरई रोड पे रहता हूँ, वहाँ पे एक आरओबी सैंक्शन हुआ, तो सब लोग कह रहे थे कि आरओबी यहाँ नहीं बनना चाहिए। पूरा ट्रैफिक आप उठा के सर्वोदय पे आओगे, कहाँ मुड़ेंगे वाहन, कहाँ जाएंगे, मंडी अस्पताल, इस तरह की बात चल रही। तो सब लोग आगे, मैं भी उनके साथ था। तो मैंने 24 मई को एक लेटर लिखा कलेक्टर को और प्रधानमंत्री कार्यालय को। उसके 1 महीने बाद मेरे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से लेटर है। बीना एसडीएम अमृता गर्ग ने वो लेटर लिखा, उसको कलेक्टर ने फॉरवर्ड करके प्रधानमंत्री कार्यालय भेजकर उसमें लिखा कि इनकी शिकायत नस्तीबद्ध की जाए, इसमें ऐसा लेटर दिया। तो उसमें कलेक्टर सागर ने लिखा कि खुरई रोड के घर नहीं तोड़े जाएंगे, हम आरओबी की डिज़ाइन चेंज कर लेंगे। तो मैं निश्चिंत हो गया कि आज प्रधानमंत्री कार्यालय से लिखा आया है घर नहीं तोड़ा। हाँ, तो फिर कैसे? टीआई निगवाल पुराने परिचित थे, उसी दिन आए, कुछ दिन पहले ही आए घर तोड़ने की घटना की, 9 सितंबर को 4-5 दिन आए। तो मैं गया, तो मैंने कहा आपका तो नाम नहीं है घर का लिस्ट में तोड़ने में। मैंने कहा अच्छे से देख लो, बता दो, पता चला एक फर्शी तोड़ो तो पूरा कमरा टूट जाए, तो हम अब व्यवस्थित करा लेंगे। नहीं अपना हम अपने और भी ओपी राकेश आप सब लोग एसडीएम के यहाँ गए, उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा अमृता करके नहीं, कहीं थोड़ा बहुत कौन आ रहा है आपका तो फोटो में, आपका नहीं टूटना। हमने कहा प्रधानमंत्री कार्यालय सारे अधिकारी लिखे बता रहे हैं, तहसीलदार बता रहे हैं। वो एक दिन पहले तहसीलदार संजय नाप के आए, बाजू वाले घर के 1 फुट जा रहा है, हमारे घर से चूना 4 फुट दूर डला था। तो हम तो निश्चिंत थे। शाम को पुलिस आई, 1,000 की संख्या, मंडी में पुलिस ठहरी, पूरे रिफाइनरी के गाड़ी वाहन 8-10 मशीनें, जेसीबी, बड़े बड़े डंपर तोड़ के जाना। वो तो देख लग कैसे होता है। प्रशासन ने अपनी पूरी दम लगा दी बिल्कुल घर तोड़ने। लेकिन जैसे ही सुबह वो लोग आए, हमारे घर टूटा, 2-3 और थोड़े बहुत टूटे, तो आगे गए। मनीष सिंह की अम्मा
सदमे से। उन्होंने घर खरीदा अपनी मेहनत से, उनके नाम से घर था, उनको नोटिस दिया 1 दिन पहले, 24 घंटे इंतजार नहीं किया और आप तोड़ने पहुंच गए, तो वो एक्सपायर हो गए। इतने में प्रशासन के हाथ पांव खुल गए, ADM जैन साहब आए थे, सारे लोग चले गए। फिर जो शुभचिंतक अधिकारी थे वो कहने लगे कि आप तो एक काम करो, कोर्ट में केस लगाओ। मैंने कहा कोर्ट में? कहा मेरे पास तो प्रधानमंत्री की लिखी रखी है 1 साल पहले की कि आपको घर नहीं तोड़ना है, सागर कलेक्टर ने लिख के दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय को। फिर भी इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मतलब कारण आप क्या मानते हैं? इसके पीछे तो केवल राजनीति है और हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक हैं उनकी मौन धारण है। उनको गुमराह कर दिया गया कि ये विकास का काम है, राष्ट्रीय स्तर का काम है, सुगमता बनाने का काम है यातायात को, तो बस वो अधिकारियों की बात। एक सत्य प्रकाश नायक का जो सत्य का प्रकाश फैल रहा था पत्रकारिता के माध्यम से, उसे बुझाने के लिए, उस रोशनी को नेस्तनाबूद करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि राजनीतिक लोग, प्रशासनिक लोग, प्रशासन, सभी लोग, ठेकेदार, सब लोग मिलकर एकजुट हो गए? ठेकेदार तो खुद मौके पे आया, पहली बार सुना है ऐसा। नहीं तो कोई अगर योजना बनती है तो उसका काम अधिकारी करके देते हैं, उस ठेकेदार उसको निर्माण करता है। ठेकेदार बता रहा है इसको ऐसा तो, इसको ऐसा तो। वर्तमान रेवेन्यू मिनिस्टर गोविंद राजपूत का खास आदमी, हम लोगों को चमका था कि हम उनकी मैसेज के साथ पढ़े हैं, हम ऐसा करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। PI कहता था कि कुछ ऐसा मत करना कि आपको हमें जेल भेजना पड़े। ये निश्चित रूप से मिर्ची लगने वाली बात होगी स्थानीय प्रशासन को भी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश था, उनका ये आदेश था कि नायक जी, उनका पत्र था उनका कि नायक जी का मकान नहीं टूटे। इसके बाद भी प्रशासन ने केवल नायक जी की निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को देखते हुए उनके साथ हुआ ये किया। नायक जी, हम निश्चित रूप से ये मतलब इस बात के लिए हम बहुत ही मतलब दुख प्रकट करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं कि कहीं ना कहीं पत्रकारों की एकता की कमी उस समय देखी गई होगी, क्योंकि यदि पत्रकार चाहते तो शायद आपका जो उस समय आप जिस दौर से गुजर रहे होंगे, स्वाभाविक है किसी का मकान टूट जाए और घर में परिवार हैं, भाई बहन, माँ बाप सब हैं, तो पत्रकारों ने उस समय क्या है? पत्रकारों ने बहुत हमारी मदद की, बहुत हौसला बनाया और उसकी बदौलत है कि हमने इतनी लड़ाई लड़ी। हम बड़े कोर्टों में पहुँचे, आज दिल्ली प्राधिकरण, हाई कोर्ट, बीना कोर्ट, सब जगह आज प्रशासन। अब ये काम लेकिन फिर से शुरू हो गया है, वो जो आरोपी का काम है। अब वो तो चूँकि अब वो किसी तरह की बात मानने तैयार नहीं है। कोरोना काल में एक दिक्कत हुई कि कोर्ट की चूँकि छुट्टी रही, प्रॉपर सुनवाई हो नहीं पाई, इसलिए उसका फ़ायदा उठा के कर रहे हैं। तो वो उसका काम है, वो करें। कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका भी अपन आगे लड़ाई लड़ाएंगे। निश्चित रूप से नायक जी आज हमारे स्टूडियो में आए, मीडिया मिर्ची में बात की और ये एक उन्होंने बड़ा ही अजीबोगरीब तथ्य जो उन्होंने दिखाया PM के आदेश के बाद, और उन्हें केवल उनकी पत्रकारिता को दबाने कुचलने के लिए। तो निश्चित रूप से मैं आज मीडिया मिर्ची के मंच के माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा, सभी जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी पत्रकार साथी इस इंटरव्यू को, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि हम सभी क्यों ना एक बार फिर एकजुट हों और जैसे कि सत्य के प्रकाश को अंधकार में बदलने का प्रयास किया गया, वह प्रयास आगामी समय में किसी और पत्रकार के साथ ना किए जा सकें। और इसके साथ ही आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं नायक जी, इन शब्दों के साथ कि सुकूने ज़िंदगी मंजूर है जिनको, सुकूने ज़िंदगी मंजूर है जिनको, उन्हें जीना नहीं आता। शहूरे ज़िंदगी जिनको है वो तूफ़ानों में जीते हैं, वो तूफ़ानों में जीते हैं। धन्यवाद नायक जी, नमस्कार।